ये आरएसएस जितनी ताकतवर हुई है इतने 12 साल में, देश का बेड़ा गर्क उतना ही हुआ है ना। और क्या सबूत चाहिए बताओ आप? आरएसएस का नाम ही भ्रष्टाचार, देशद्रोह है। राहुल गांधी जी फिर भटक गए, फिर आरएसएस में अच्छाई ढूंढने लगे। स्लीपर सेल्स राहुल गांधी जी को कुछ नहीं करने देंगे। अब ये बताने लगे, मतलब मुझे तो हैरानी होती है, कौन किसके बहकावे में? राहुल गांधी जी समझदार व्यक्ति हैं भी या नहीं है, मुझे इस बार पे भी अब पहली बार शक होने लगा। इतना कैटेगोरिकली बोल के कि आरएसएस को इस देश से बाहर निकालना है। अब वो ये बोल रहे हैं कि आरएसएस के जो लोग थे वो अच्छे लोग थे, जो सोनकर थे, जो लोहार थे, जो दुकानदार थे, वो सब आरएसएस के लोग थे। आरएसएस के लोग भी आरएसएस से नाराज हो गए, ये मतलब नाराज हो गए। ये एक आरएसएस को जस्टिफाई करने का रास्ता जो दे रहे हैं राहुल जी, इसकी हम निंदा करते हैं साफ शब्दों में। आरएसएस पहले दिन से और आज तक पहले दिन से देशद्रोह के लिए ही कार्य कर रही है, और वो ही आज वो भी कर रही है, आज भी वही कर रही है। और नेहरू जी से अगर कोई गलती हुई है ना, जिसको राहुल जी को माफी मांगनी चाहिए, तो सबसे बड़ी गलती, बहुत सारी और भी गलतियां हुई होंगी, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं, लेकिन एक गलती जो माफी लायक नहीं है, जिसकी माफी जितनी मांगी जाए वो कम है, वो था आरएसएस के ऊपर से बैन वापस लेना। और ये राहुल जी को इसकी माफी मांगनी चाहिए, अगर माफी मांगनी है किसी चीज की। तो बाकी सब चीजें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आरएसएस जितनी ताकतवर हुई है इतने 12 साल में, देश का बेड़ा गर्क उतना ही हुआ है ना। और क्या सबूत चाहिए बताओ आप? आरएसएस के बारे में कोई भी अच्छी बात करना आरएसएस के साथ जो संलिप्तता का सबसे बड़ा सबूत होता है। आरएसएस के पास कुछ अच्छा नहीं है, और जो दूर दूर के भ्रष्टाचारी बेईमान लोग होते हैं ना, आरएसएस उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। जैसे हमारे दूसरे अभी टीएमसी के बहुत सारे लोग चले गए ना, ये सब आरएसएस अपनी तरफ खींच लेती है। जितना कूड़ा कचरा होगा ना, सब आरएसएस अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि उसी से उनकी ताकत है। खड़गे सामने सबूत वो कागज मांगे हैं। अब कागज मांग से क्या होता है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं तो बोल रहा हूँ ना, नेहरू जी ने जो सबसे बड़ी गलती की है उसकी माफी मांगे ना खड़गे जी भी, कि आरएसएस के ऊपर से बैन क्यों हटाया था। देखिए, हमें कड़वी बातें करना शुरू करना पड़ेगा, जब ही देश की दिशा और दशा ठीक होगी। अब राहुल जी के बारे में खड़गे जी बताएंगे कि क्या बोल रहे हैं वो, कि आरएसएस के अंदर भी अच्छे आदमी होते हैं। ये कौन सा तरीका है? कोई भी, कौन से हमारे ओबीसी के लोग कभी आरएसएस में थे बताओ आप? कुछ मुट्ठी भर लोग जो इनके पेड लोग होते हैं, वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, ये हमारे साथ, ये हमारे साथ, ये हमारे साथ। 2 सीटें आई थी 84 में इनकी, वो भी पता नहीं किस तरीके से आई थी। वो अभी भी तो 2014 में अहमद पटेल साहब ने तो इलेक्शन जिताया मोदी जी को ईवीएम के जरिए, वरना कौन सा जीत रहे थे। इन सब चीजों के बारे में तो अभी इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है ना। ये सब चीजें अभी इन्वेस्टिगेट होनी है कि आरएसएस कौन सा इलेक्शन अपना ईमानदारी से जीती है। ईवीएम की बात छोड़ देते हैं हम, चलो ईवीएम की बात भी छोड़ देते हैं। जैसे ही व्यक्ति कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ लें, राहुल जी पढ़ लें, तो अच्छा रहेगा उनके लिए। किसी स्लीपर सेल की बात ना सुना करें। सारे देश की दिशा को वो मिसडायरेक्ट करते हैं कई बार, इतने अच्छे काम करके सारा जो एकदम से डायरेक्शन लेस कर देते हैं ना कंट्री को, वो ये उनको जिम्मेदारी से बोलनी पड़ेंगी चीजें। ये हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो इलेक्शन लॉ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ध्यान से पढ़ें। अगर कोई बात इस तरह की करता है जो कम्युनल है, अगर कोई झूठे वादे करता है, तो वो झूठा इलेक्शन हो जाता है। वो इलेक्शन, जैसे मैंने अभी अपने बारे में भी बोला, अगर मैं ये वादे नहीं निभाऊंगा तो मुझे उस पद से हट जाना पड़ रहा है। अब मुझे ये बता दें कि आरएसएस और बीजेपी कौन सा ऐसा इलेक्शन है? कागज मांगने से क्या होगा? जेल भेजना कागज से क्या होगा? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा। कागज मांग के क्या हो जाएगा? ये मतलब ये एक जनता को जो आज आंदोलन का माहौल बन रहा है ना, उसको शांत करने जैसी बात है। कागज क्या होता है? आरएसएस एक भ्रष्टाचारी, एक देशद्रोही ऑर्गेनाइजेशन है। सीधी सीधी मांग है, जैसे ही कोई अच्छी सरकार आएगी इस पे बैन करेगी। बीजेपी के 550 के करीब जो महल हर डिस्ट्रिक्ट में बने हुए, वो नेशनलाइज होंगे। बच्चों के लिए वहां पे ये जेन अल्फा के लिए और जेन जी के लिए वहां पे वो हॉस्टल्स बनेंगे, और वहां पे लाइब्रेरीज बनेंगी। आरएसएस के लाखों ऑफिस हैं पूरे देश में, वहां पे यही बच्चों को दे दिए जाएंगे ना सब, वो नेशनलाइज करके। जो मोदी जी की और अमित शाह जी की और अडानी अंबानी यूसुफ लूली जी की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, वो सब जब्त करके दे दी जाएंगी। इतनी सी बात है। कागज मांगने का कौन सा ये तरीका? हमें भारत का देखना है। भारत में उन्हें कोई कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं मिलेगी, और जो कार्यक्रम करके जो उन्होंने माल कमाया है, वो वापस देश को वापस देना है। देश खुशहाल ऑटोमेटिक रात भर में हो जाएगा। ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या डर है उनको? किसी को नहीं, हमें डर है। हम चाहते हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी सुरक्षित रहें। जेल में चक्की नहीं पिसवानी उनसे सालों साल तक। उन्हें अभी 100 साल तक चक्की पीसनी है। और बहुत सारे लोग मित्र हमारे पूछते हैं चक्की पीसने का प्रावधान नहीं है। चक्की पीसने का प्रावधान है। मुशक्कत होती है,
जो लोग जेल के अंदर रहते हैं उन्हें अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं, तो चक्की पीसना भी उसमें से काम है। हम चाहते हैं देश को अच्छा अनाज मिले तो उनसे चक्की पिसवाएंगे। और हम उससे आगे बोल रहे हैं कि उनको जेल भिजवा के चक्की पिसवाना लें, जब तक नहीं सोने देंगे उन्हें। और जेल में वो आराम से, क्योंकि सच में चक्की पीसेंगे तो फिर आदमी सोता है थक के, नींद अच्छी, ये हम इंश्योर करेंगे। राहुल गांधी जी को भी अपना पर्सपेक्टिव ठीक रखना चाहिए। इस्तीफा निजात होता है, इस्तीफे से काम नहीं होगा, मुकदमे चलेंगे। जो देश का नुकसान किया है, जो चोरी भ्रष्टाचार किए हैं, वो सब पैसे वापस लाए जाएंगे। आरएसएस के पूरी दुनिया के ऑफिसों को नेशनलाइज करके उनमें जो पैसा खर्च हुआ है वो वापस देश को लाके हमारे देश के नौजवानों के हवाले किया जाए। अरे मोदी जी के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आयरलैंड का है नहीं है। मोदी जी को देखिए, मोदी जी से आप उम्मीद ही करो कि कोई भी वो, ये उन्होंने शायद जान के नहीं किया होगा क्योंकि मोदी जी को ज्यादा समझ तो है नहीं, एक उनका वो बना रखा है भौकाल आर्टिफिशियल। तो अब उनसे कोई भी समझदारी की उम्मीद करना, ये मतलब मुझे हंसी आती है इस बात पे। मोदी जी को हर चीज माफ है, गलती तो हम लोगों की है ना, हमने उन्हें आज तक उस पद पे बैठे रहने दिया जिस पद पे बैठ के वो इजराइल जैसे देश को, जो कि अभी अपने आप में एक लीगल देश भी नहीं है, फादरलैंड बता रहे हैं। इससे ज्यादा मतलब घटिया तरीन बात, मतलब इससे ज्यादा निंदनीय बात दुनिया में कुछ हो सकती है कि भारत में पैदा हुआ हुआ व्यक्ति और भारत के प्रधानमंत्री, भले ही वो ईवीएम के माध्यम से बैठ गए प्रधानमंत्री के पद पे, बैठ के कुछ तो मतलब सभ्रांता आ जाती, कुछ तो समझदारी आ जाती, कुछ तो इज्जत आ जाती उनके अंदर। इजराइल को फादरलैंड बता रहे हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करते हो? उनका जिक्र करना मतलब ये हम सब लोगों को भी बीमारी लग जाएगी जो राहुल गांधी जी के सारे स्लीपर सेल्स को है कि राहुल गांधी जी का, मैं बोलता हूं राहुल गांधी जी से एक से बढ़कर एक दूसरे अच्छे लीडर्स हैं, लेकिन मोदी जी और राहुल गांधी के बीच में 100 और 2 का फर्क है। राहुल गांधी 100 और मोदी जी 2, इतना तो कम से कम है। ये अलग बात है कि राहुल गांधी जी से ज्यादा समझदार लीडर्स बहुत सारे हैं देश में, लेकिन अगर कंपैरिजन दोनों का किया जाए तो इतना डिफरेंस है। लेकिन उन्हें घसीट के मोदी जी के बराबर स्थापित करने के लिए सारे स्लीपर सेल दिन रात काम करते हैं। अब तो थोड़ी थोड़ी अकल आ रही है राहुल जी को, उन्होंने बोलना शुरू किया है। जो इतने दिन से मैं भी बोल रहा हूँ, बेवकूफी का विश्व गुरु है ही वो, उसमें कोई शक नहीं। अगर कोई मूर्खता का विश्व गुरु है तो मोदी जी हैं। और वो दुख की बात यह है कि वो भारतीय होने के बाद इतने बड़े मूर्ख हैं। और दुख नहीं है मुझे कोई ज्यादा, मूर्ख हो सकता है, लेकिन भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भी इतना बड़ा मूर्ख हो सकता है, ये है दुनिया का 10वां आश्चर्य। तो राहुल गांधी जी अब बोल रहे हैं ना, मोदी जी मुझसे 5 मिनट में बात करो, मैं कब से बोल रहा हूं उनसे। अब समझ में आ रही है ना धीरे धीरे, स्लीपर सेल से जितने दूर जाएंगे उतने अकलमंद बनेंगे वो। मोदी जी और राहुल जी का कोई कंपैरिजन नहीं है। बड़े बड़े नेता अब पाला बदलने लगे, बाबा रामदेव भी कह रहे हैं, मीडिया भी अब थोड़ा बदली नजर आ रही है। अभी सब आएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे, बाबा रामदेव बच नहीं सकते, ये ध्यान रख लेना। अब पता लग गया, 12 साल बाद पता लगा है कि आरएसएस इंटरव्यू में ये बेईमानी करती है। 12 साल बाद, बेवकूफ है हम लोग। लाइन पे आ जाओ, लाइन पे आ जाओ, सबके लिए है ये, सबके लिए पेश करें। माल क्या पेश कर रहे हैं देश के बच्चों के लिए, जो उन्होंने हजारों लाखों करोड़ मोदी जी के साथ मिलकर कमाए ना। बच्चों को दान कितना दे रहे हैं, जेन जी को दान कितना दे रहे हैं, जेन अल्फा को दान कितना दे रहे हैं। ये जो चुराया हुआ पैसा ही तो है उनके पास भी, उनसे भी तो वापस लिया जाएगा, वो भी तो आरएसएस के आदमी है। बच नहीं पाएगा कोई भी ये सब नाटक करके। पैसा दे, पैसा पैसा बाबा रामदेव को कम से कम अपनी सारी प्रॉपर्टी में से 99% देना पड़ेगा, जिससे ये उनके लिए कोई ना कोई अच्छे काम होंगे, हॉस्टल्स बनेंगे, कुछ बनेंगे। इनके सारे जितने भी इन्होंने अपने वो बना रखे हैं ना, सब में बच्चों के लिए पढ़ाई के हॉस्टल बनने हैं, ये भाग नहीं सकते। तो ये नाटक करने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, तो उनके बच्चे चलाएंगे ना, रामदेव जी उसमें आके सिर्फ योग सिखाएंगे, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं होगा, सिर्फ योग सिखाएंगे बस, ध्यान रख लें। और चू नहीं करेंगे कुछ भी, मुंह से शब्द नहीं बोलने, उन्हें ज्ञान देना नहीं है, योग सिखाना है। वो भी उन्हें इतना अच्छा आता नहीं है, हमारे पास उनसे बेटर योग सिखाने वाले लोग हैं। इतने से बच्चे जो है ना, उनसे अच्छा योग करते हैं। ये नाटक किसी और को नहीं। छोटे बच्चों ने लोकल प्रशासन का जीना हराम कर दिया, अपने स्कूल में बुला रहे हैं डीएम एसडीएम सबको, दिखा रहे हैं हकीकत ये। और जो डीएम एसडीएम जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आरएसएस और बीजेपी के और दूसरे भी पॉलिटिकल पार्टीज के भ्रष्टाचार लोग हैं, जीना हराम तो उन बच्चों का इन्होंने किया हुआ है। बच्चे तो अपनी पीड़ा बता रहे हैं, सिर्फ जीना हराम किसने किसका किया। ये डीएम साहब किस गाड़ी में बैठ के आते पता है आपको, एसी कमरे में। तो जीना हराम उनका हो रहा है, डीएम साहब का, या बच्चों का हो रहा है जिनके सर पे छत ही नहीं है स्कूल की, गिर रही है छत उनके सर पे गिर रही है। जीना हराम इन लोगों ने बच्चों का किया हुआ है। बच्चे अब सही रास्ते पे आ रहे हैं और उनको सिखा मैं रहा हूं सबको। पहला केस मुझ पे बनाए मोदी जी, प्लीज, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। अमित शाह जी, एक गुजारिश है,
एक रेड और करा दीजिए ना प्लीज। ये चिंगारी लगाने का क्रेडिट आपको मैं है? मैं क्रेडिट नहीं, कोई लोगों को अगर देना ही है क्रेडिट, या अगर ये मानसिक नक्सल या जो भी कह लें, देशद्रोही फलाना जो भी है, ये मैं कर रहा हूं। और मैं ये चाहता हूं राहुल जी भी, देश के सभी नेता ये बोले जो मैं बोल रहा हूं कि हमने किया है, हमें पकड़ो, और किसी को हाथ लगाने की जरूरत मत करना, हमें पकड़ो ना, हम कह रहे हैं, हमारे कहने पे ये सब कर रहे हैं। बच्चे जाके प्रोटेस्ट, 5 साल का बच्चा मेरे कहने पे कर रहा है, जो मुकदमा लगाना लगा। लेकिन वो डीएम, वो एसडीएम, वो स्कूल के अधिकारी एसी कमरों में नजर ना आ जाए हमें, जब तक ये बच्चों के सर पे स्कूल नहीं आ जाते सबके। एसी कमरे में नहीं बैठेगा कोई, ये ध्यान रख लें सब। खड़गे जी जैसे नेता होंगे तो अशुद्धि रहेंगे। खड़गे जी ने क्या कर लिया, हम लोग साथ है ना, चल के एफआईआर दर्ज कराएं। पार्लियामेंट में बोलने से होता है कुछ? ये तो एक कविता है। खड़गे जी इतने ताकतवर देश के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, एफआईआर दर्ज कराई? ये क्या हो रहा है? मतलब देश और बाकी सब लोगों का हौसला तोड़ने का काम करते हैं कि मैंने कभी ये बात उठाई नहीं। अरे आपके उठाने ना उठाने से क्या होता है? आरएसएस और बीजेपी तो रोज हमारे देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ रोज काम कर रही है ना ये। और आपके साथ इसलिए किया जाता है, कोई उनको खास जरूरत नहीं है बड़े लोगों के साथ करने की। बोलते हैं ना लोग कि राष्ट्रपति साहब के साथ ऐसा कर दिया वैसा, वो एक मैसेज देना होता है कि तुम्हारे जो सबसे बड़े लोग हैं ना, उनके साथ हम ये करेंगे। तो तुम्हारी हैसियत क्या है? खड़गे जी इस चीज के दोषी हैं, उन्होंने उसका वो जवाब नहीं दिया जो देना चाहिए पूरे समाज की तरफ से। क्या दिया आप बताओ, दिल पे हाथ रख के? ये जवाब दिया खड़गे जी ने? सदन में बोले वो बोलना, मैं बोलने वाले को कुछ समझता ही नहीं हूं ना। ये तो क्या आवाज? ऐसा बुजुर्ग आदमी से बुजुर्ग नेता इतने व्यवहार, वो क्या जवाब देंगे? एफआईआर दर्ज कराएं, बाकी काम हम लोगों का है। हम देखेंगे उत्तराखंड की सरकार एक दिन भी कैसे चलती है। एफआईआर दर्ज होगी और जिस जिस व्यक्ति ने उसमें काम किया और चीफ मिनिस्टर वहां के, उन पे एफआईआर दर्ज होगी SC ST एक्ट की। ये नहीं कराते तो वो देश के जो हमारे बहादुर शेड्यूल, ये भीमा कोरेगांव वाली मानसिकता के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, पता है आपको? उनकी मानसिकता को कमजोर बनाने के लिए, उनको किसी और दिशा में डालने के लिए ये सब काम होते हैं, और उसमें ये लोग हिस्सेदार हैं। उसका मुंह तोड़ जवाब दिए बगैर भीमा कोरेगांव जैसा जवाब होना चाहिए था। पहली घटना थोड़ी अखिलेश यादव के साथ भी हुआ। मैं कह तो रहा हूं, ये साजिश पूरे ओबीसी समाज के साथ जो होती है ना, उसमें हिस्सेदार हैं अखिलेश यादव जी। अगर मुंह तोड़ जवाब नहीं देते, बात कह के कुछ नहीं होता है। बात कह के तो एक तरह से बताया जाता है कि देखो तुम्हारे देश के जो यादव समाज के सबसे बड़े नेता है ना, उसका हाल ये करते हैं मनुवादी, तुम लोग आवाज मत उठाना, इसका ये मैसेज जाता है। अगर वो यादव साहब उसी वक्त सबक सिखाते तो दोबारा किसी की हिम्मत खड़गे जी के साथ ये ना होता। लेकिन उन्होंने नहीं सिखाया, हिम्मत और बढ़ी, और ये लोग साजिश में शामिल हैं। अगर मुंह तोड़ जवाब नहीं देते तो ये हमारे देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनका हौसला तोड़ने की ये एक साजिश का हिस्सा है। मैं तो यही कहूंगा, आना पड़ेगा, लड़ने आना पड़ेगा सड़क पे। आते जा रहे हैं, कब निशाने पे नहीं थे, निशाने से हट नहीं पा रहे हैं, ऐसा बोलो। निशाने पे तो हैं ही, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो इस साजिश में शामिल हैं। ये बड़े दुख की बात है। इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ऐसा इबरतनाक जवाब देना चाहिए कि जो हमारा दूर झुग्गी में बैठा भाई बहन है ना, उसकी तरफ भी टेढ़ी नजर करने से डरे मनुवादी मानसिकता के लोग। ये जवाब देना चाहिए। ये तो इन्हें एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए था कि मेरे साथ ऐसे किया, अब मैं बताऊंगा उत्तराखंड की सरकार रह कैसे जाती है। ये खड़गे जी का स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, और पूरे देश के कांग्रेसियों को उत्तराखंड पे मार्च करना चाहिए था, लॉन्ग मार्च, जब तक धामी साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना हो।